स्वागत है आप सभी का एग्जाम मेंटोर में। आज हम कानून की एक ऐसी किताब के पन्ने पलटने वाले हैं जो देखने में तो जटिल लगती है, लेकिन जिसकी कहानी सीधे तौर पर जमीन और उस पर मेहनत करने वाले इंसान से जुड़ी है। जी। हमारे पास भूमि अधिकार से जुड़े कानून के कुछ अंश हैं और हमारा मिशन है इन कानूनी धाराओं के पीछे छिपे मतलब को बिंदु दर बिंदु समझना। बिल्कुल। ये सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक समझौता है जो बताता है कि जमीन के मालिक और काश्तकार के बीच क्या रिश्ता होगा। और आज हम इसी रिश्ते की परतों को खोलेंगे, आसान भाषा में। हमारी आज की पड़ताल 3 हिस्सों में बटी है। पहले हम बात करेंगे खुंटकट्टी अधिकार वाले रैयतों की, जिन्हें कुछ खास सुरक्षा मिली हुई है। फिर हम समझेंगे अनधिभोगी रैयतों की दुनिया, जिनके अधिकार चुक्तियों पर टिके हैं। और आखिर में हम उन जमीनों पर भी नजर डालेंगे जो इन सब नियमों के दायरे से ही बाहर हैं। जी। तो चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है अध्याय 5 और इसका नाम ही मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है, खुंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, ये एक सम्मान है। खुंटकट्टी शब्द का सीधा संबंध उन आदिवासी समुदायों से है जिन्होंने जंगलों को साफ करके सबसे पहले उस जमीन को खेती के लायक बनाया। अच्छा। वो उस जमीन के मूल आबादकार थे। तो ये कानून उस समय की सामाजिक उथल-पुथल को शांत करने के लिए बनाया गया था, जब बाहरी जमींदार इन आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। ओह, तो ये उनके योगदान को एक तरह से मान्यता देता है। बिल्कुल। उनके इस ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देते हुए कानून ने उन्हें एक विशेष दर्जा और कुछ मजबूत अधिकार दिए। धारा 37 इन्हीं अधिकारों की बात करती है। वाह, तो ये सिर्फ लगान या किराए का मामला नहीं है, ये इतिहास और पहचान को मान्यता देने की बात है। ये जानना तो बहुत जरूरी था। तो चलिए अब धारा 37 को बिंदु दर बिंदु समझते हैं। ये कानून उन मूल आबादकारों को असल में क्या सुरक्षा देता है? ये धारा उन्हें लगान यानी जमीन के किराए को लेकर 2 बहुत बड़े सुरक्षा कवच देती है। अच्छा। पहला बिंदु कहता है कि अगर किसी रैयत का परिवार इस कानून के लागू होने से 20 साल पहले से भी उस जमीन पर खेती कर रहा है, तो उसका लगान बढ़ाया ही नहीं जाएगा, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर कोई परिवार पीढ़ियों से वहां है, तो जमींदार अपनी मर्जी से 1 रुपया भी लगान नहीं बढ़ा सकता। जी नहीं, ये तो एक तरह का स्थायी अधिकार हो गया। ये उनके ऐतिहासिक हक को सील कर देता है। अब दूसरा बिंदु भी उतना ही दिलचस्प है। ये कहता है कि मान लीजिए सरकार की तरफ से पूरे गांव की जमीनों का लगान बढ़ाने का कोई आदेश आ भी जाए, हाँ, तब भी इन खुंटे-कट्टी रैयतों का लगान एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। और वो सीमा क्या है? सीमा ये है कि उनका बढ़ा हुआ लगान उसी गांव में उन्हीं के जैसी किसी दूसरी जमीन पर खेती करने वाले सामान्य अधिभोगी रैयत के लगान के आधे से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब अगर गांव के बाकी किसानों का लगान बढ़कर 100 रुपए हो जाता है, तो इन खुंटकट्टी रैयत का लगान 50 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, भले ही सरकारी आदेश कुछ भी कहे। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो एक तरह का सेफ्टी नेट है जो उन्हें अचानक आने वाले आर्थिक बोझ से बचाता है। बिल्कुल। तो धारा 37 असल में इन खुनकटी रैयतों के चारों ओर लगान के मामले में एक लोहे की दीवार खड़ी कर देती है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तो हमने एक छोर पर उन रैयतों को देखा जिन्हें ऐतिहासिक अधिकारों का एक मजबूत किला मिला हुआ है, लेकिन जाहिर है हर काश्तकार इतना भाग्यशाली नहीं होता। अब आते हैं अध्याय 6 पर, अनधिभोगी रैयत। बिल्कुल। अध्याय 6 इन्हीं अनधिभोगी रैयतों या नॉन ऑक्यूपेंसी राइट्स की बात करता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनके अधिकार खुंटकट्टी वालों जितने स्थायी नहीं होते। इनका पूरा रिश्ता भूस्वामी के साथ हुए करार या एग्रीमेंट पर टिका होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून इन्हें पूरी तरह अकेला छोड़ देता है। चलिए देखते हैं कैसे। शुरुआत करते हैं धारा 38 से, जो कहती है अनअधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा। इसका क्या मतलब है? ये बहुत सीधो साधा नियम है। ये कहता है कि जब कोई अनअधिभोगी रैयत जमीन लेगा, तो उसका शुरुआती किराया वही होगा जो उसके और भूस्वामी के बीच अग्रीमेंट में लिखा गया है। अच्छा, मतलब जो तय हुआ वही लागू होगा। जी। कानून यहाँ दखल नहीं देता, वो दोनों पार्टियों के बीच हुए समझौते को मान्यता देता। अब आते हैं धारा 40 पर, जो लगान बढ़ाने की शर्तों के बारे में है। क्या भूस्वामी जब चाहे करार के हिसाब से किराया बढ़ा सकता है? नहीं, यहीं पर कानून एक अंपायर की तरह खड़ा हो जाता है।
धारा 40 साफ कहती है कि लगान सिर्फ 2 ही तरीकों से बढ़ सकता है। सिर्फ 2 तरीके? हाँ, पहला एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए, यानी दोनों पक्ष एक नए विधिवत पंजीकृत समझौते पर सहमत हों, या दूसरा धारा 42 में बताई गई कानूनी प्रक्रिया के तहत। इनके अलावा भूस्वामी अपनी मर्जी से एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, धारा 41 अनअधिभोगी रैयत की बेदखली के आधार। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किन वजहों से किसी काश्तकार को उसकी जमीन से हटाया जा सकता है। बिल्कुल, और कानून इस मामले में बहुत साफ है। उसने सिर्फ 5 वजहें बताई हैं। किसी भी अनअधिभोगी रैयत को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 आधारों पर बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है वो 5 आधार? पहला और सबसे सीधा आधार है लगान न चुकाना। अगर रैयत ने लगातार पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान नहीं चुकाया है और तीसरे साल के शुरू होने के 90 दिन भी बीत गए हैं, तो उसे बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, लगभग 2 साल से ज्यादा का किराया बकाया होने पर। दूसरा आधार क्या है? दूसरा है जमीन का दुरुपयोग। अगर काश्तकार ने जमीन का ऐसा इस्तेमाल किया है जिससे उसका मूल्य घट रहा हो या वो खेती के लायक न रहे, जैसे खेती की जमीन पर कोई फैक्ट्री लगा देना जिससे मिट्टी खराब हो जाए। 1 मिनट, दुरुपयोग तो बहुत अस्पष्ट शब्द है। क्या इसका गलत फायदा नहीं उठाया जा सकता? मान लीजिए भूस्वामी को लगता है कि मैं गलत फसल उगा रही हूँ, तो क्या वो इसे दुरुपयोग बताकर मुझे निकाल सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर कानून की व्याख्या काम आती है। दुरुपयोग का मतलब छोटी मोटी फसल बदलना नहीं है, बल्कि जमीन के मूल चरित्र को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाना है। अच्छा। अगर विवाद होता है तो फैसला कोई अधिकारी करेगा, न कि भूस्वामी। वो देखेगा कि क्या सच में जमीन को स्थायी नुकसान हुआ है। अच्छा, तो एक चेक और बैलेंस है। ठीक है, तीसरा आधार क्या है? तीसरा है एग्रीमेंट का उल्लंघन। अगर रैयत ने भूस्वामी के साथ हुए लिखित करार की किसी शर्त को तोड़ा है। जैसे करार में साफ लिखा था कि जमीन सिर्फ खेती के लिए है और रैयत ने वहां दुकान खोल ली। बिल्कुल, तो ये करार का उल्लंघन माना जाएगा। समझ गई। और चौथा? चौथा बहुत सरल है। अगर रजिस्टर्ड पट्टे या लीज की अवधि खत्म हो गई हो, अगर लीज 5 साल के लिए थी और वो समय पूरा हो गया है, तो भूस्वामी जमीन वापस मांग सकता है। और पांचवा और आखिरी आधार? पांचवा आधार है सही और वाजिब लगान देने से इनकार करना। अगर भूस्वामी एक वाजिब किराया मांग रहा है और रैयत उसे देने से मना कर दे, तो ये भी बेदखली का एक आधार बन सकता है। लेकिन वाजिब या उचित क्या है, ये कौन तय करेगा? ये तो फिर से भूस्वामी के हाथ में एक हथियार हो सकता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और इसीलिए कानून ने तुरंत अगली धारा 42 बनाई है। वो इसी सवाल का जवाब देती है और पूरी प्रक्रिया बताती है। तो धारा 42 कैसे काम करती है? ये कहती है कि अगर वाजिब लगान पर सहमति नहीं बनती, तो भूस्वामी सीधे रैयत को निकाल नहीं सकता। उसे उपायुक्त जैसे किसी सरकारी अधिकारी के पास आवेदन देना होगा। अच्छा। वो अधिकारी फिर दोनों पक्षों को बुलाएगा, भूस्वामी की दलीलें भी सुनेगा और रैयत की भी। और अधिकारी क्या देखकर फैसला करेगा? अधिकारी देखेगा कि उस इलाके में वैसी ही जमीन का क्या किराया चल रहा है, जमीन की उपज कितनी है और क्या रैयत पर ज्यादा बोझ तो नहीं पड़ रहा। इन सब बातों पर विचार करने के बाद वो तय करेगा कि वाजिब किराया क्या है और क्या रैयत को बेदखल किया जाना चाहिए या नहीं। जी, ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि फैसला एक तरफा और मनमाना ना हो। तो हमने 2 तरह के काश्तकार देखे, एक जो इतिहास से ताकत पाते हैं और दूसरे जिन्हें कानून की शर्तों का सहारा है। लेकिन क्या ये नियम हर इंच जमीन पर लागू होते हैं या कुछ जमीनें इस खेल के मैदान से ही बाहर है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। हर जमीन पर ये नियम लागू नहीं होते। अध्याय 7 कुछ ऐसी ही छूट प्राप्त भूमियों की बात करता है। छूट प्राप्त भूमि? हाँ, धारा 43 में उन जमीनों की एक लिस्ट है जिन पर ना तो खुटकट्टी जैसे स्थायी अधिकार मिल सकते हैं और ना ही अनधिभोगी रैयत वाले नियम लागू होते हैं। अच्छा। इन जमीनों पर शर्तें पूरी तरह से मालिक और किराएदार के बीच हुए आपसी करार पर निर्भर करती हैं। ये तो दिलचस्प है। तो कौन सी जमीनें हैं ये जिन्हें कानून के इस सामान्य दायरे से बाहर रखा गया है और क्यों? इसमें 4 मुख्य श्रेणियां हैं। पहली है भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि, जिसे आम भाषा में सीर या खुदकाश्त जमीन भी कहते हैं। ये वो जमीन होती है जिस पर भूस्वामी खुद या अपने नौकरों से खेती करवाता है। ये उसकी निजी जमीन मानी जाती है, इसलिए इस पर सामान्य काश्तकारी कानून लागू नहीं होते। ठीक है, ये तो समझ आता है, ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जैसी हुई। दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी है सरकार
या किसी स्थानीय अथॉरिटी या रेलवे कंपनी द्वारा लीज पर ली गई जमीन। अगर सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन किराए पर लेती है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि वहां उद्देश्य सार्वजनिक होता है। हाँ, और शर्तें सरकार के हिसाब से तय होती हैं। बिल्कुल। और तीसरी श्रेणी है किसी छावनी यानी कैंटोनमेंट के अंदर की सरकारी जमीन। कैंटोनमेंट, अच्छा, जहां सेना रहती है। जी, छावनी की जमीन को इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती है। वहां जमीन का इस्तेमाल रक्षा मंत्रालय अपने नियमों के हिसाब से करता है। ये भी तार्किक है। और आखिरी चौथी और अंतिम श्रेणी है ऐसी जमीन जिसका इस्तेमाल सड़क, नहर, बांध या तालाब जैसे सार्वजनिक कामों के लिए हो रहा हो। जाहिर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जमीन पर व्यक्तिगत काश्तकारी के अधिकार नहीं दिए जा सकते। सही बात है, क्योंकि उनका मकसद पूरे समाज का हित होता है। CNT एक्ट के एक खास हिस्से अध्याय 8 की गहराइयों में उतरेंगे। जी, ये अध्याय जोतों और भू-धृतियों के पट्टे और अंतरण से जुड़ा है। आसान भाषा में कहें तो रैयत या काश्तकार अपनी जमीन को कैसे पट्टे पर दे सकते हैं या बेच सकते हैं और उस पर क्या-क्या रोक है। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है कि इन जटिल कानूनी बातों को थोड़ा सरल बनाया जाए और ये समझा जाए कि ये नियम असल में जमीन के मूल मालिकों की रक्षा करते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले धारा 44 और 45 से। जी, ये एक रैयत मतलब काश्तकार के अपनी जमीन को लेकर बुनियादी अधिकारों की बात करते हैं। हाँ, ये एक तरह से रिश्ते की नींव रखते हैं। धारा 44 कहती है कि हर रैयत को अपने भूस्वामी से एक पट्टा मतलब एक लीज अग्रीमेंट पाने का हक है, जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हो, जैसे जमीन कितनी बड़ी है, लगान कितना है। बिल्कुल, क्षेत्रफल, सीमाएं, लगान, सारी शर्तें। और फिर धारा 45 भूस्वामी को भी हक देती है कि वो रैयत से उसी दस्तावेज की एक कॉपी ले सके। एक तरह का संतुलन है। ठीक है, तो ये तो हुई पारदर्शिता की बात, लेकिन असली कहानी जैसा आपने कहा वो तो ट्रांसफर पर लगी पाबंदियों से शुरू होती है और यहीं पर धारा 46 आती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। धारा 46 ही इस पूरे अध्याय की आत्मा है। तो क्या कहती है ये धारा? ये साफ तौर पर कहती है कि कोई भी रैयत अपनी जोत को बिक्री, दान या वसीयत के जरिए किसी भी तरह से 5 साल से ज्यादा के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकता। 5 साल? बस 5 साल? ये तो बहुत बड़ी रोक है। हाँ, ये एक बहुत मजबूत दीवार है। इसका सीधा मकसद है काश्तकारों को उनकी जमीन से हमेशा के लिए बेदखल होने से बचाना। लेकिन जरूरतें तो असली होती हैं। किसी को सच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो? कानून इस हकीकत को समझता है, इसीलिए इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ रास्ते छोड़े गए हैं। जैसे कि? पहला है भुगतबंद बंधक, जिसे अंग्रेजी में यूसुफ्रेक्टी मॉर्गेज कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? इसके तहत एक रैयत अपनी जमीन को ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए गिरवी रख सकता है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि कर्ज देने वाला व्यक्ति उस जमीन का इस्तेमाल करके, मतलब उस पर खेती करके, अपना पैसा वसूलता है। कोई ब्याज नहीं लगता। और 7 साल पूरे होते जमीन अपने आप बिना कोई पैसा चुकाए मूल मालिक को वापस मिल जाती है, कर्ज खत्म। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब कर्ज के बदले जमीन का उपयोग, ना कि ब्याज का बोझ। जी, और दूसरा अपवाद है सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ। अच्छा, अगर किसी सोसाइटी से लोन लिया हो? हाँ, अगर बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत रजिस्टर्ड किसी सोसाइटी से लोन लिया है तो जमीन को 15 साल तक के लिए बंधक रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई सामान्य रैयत की बात। लेकिन इस कानून का असली जोर तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों पर है। उनके लिए नियम और सख्त होंगे, है ना? बिल्कुल, और यही इस कानून का दिल बसता है। इन समुदायों की जमीन को बचाने के लिए अभेद्य नियम है। जैसे? अगर कोई रैयत आदिवासी समुदाय मतलब एसटी से है तो वो अपनी जमीन सिर्फ किसी दूसरे आदिवासी को ही बेच सकता है। हाँ, लेकिन उसमें भी एक शर्त है, वो खरीदार भी उसी पुलिस स्टेशन के थाना क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। एक मिनट, ये तो बहुत खास बात है। मतलब जमीन ना सिर्फ समुदाय से बाहर जा सकती है, बल्कि एक छोटे से भौगोलिक दायरे से भी बाहर नहीं जा सकती। जी, और इन सब के लिए उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर की पहले से इजाजत लेना अनिवार्य है। और अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों के लिए? उनके लिए नियम है कि वो अपनी जमीन उसी जिले में रहने वाले अपनी ही जाति या वर्ग की किसी सदस्य को
डीसी की अनुमति से बेच सकते हैं। तो मकसद साफ है, जमीन समुदाय और एक तय इलाके के भीतर ही रहे। हाँ, ताकि उनकी सामाजिक संरचना और पहचान बनी रहे और जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा ना हो पाए। लेकिन अगर कोई नियमों को तोड़कर चालाकी से जमीन खरीद ले तो क्या होगा? यहाँ कानून बहुत सख्त है। डीसी के पास ये अधिकार है कि वो ऐसे किसी भी अवैध ट्रांसफर को रद्द कर सकता है और जमीन को उसके मूल मालिक या वारिस को वापस दिला सकता है। और इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है? यहीं पर कानून अपना सबसे मजबूत दांव चलता है। एक बार डीसी ने जमीन वापसी का आदेश दे दिया तो उस आदेश के खिलाफ 12 साल तक कोई मुकदमा नहीं हो सकता। 12 साल? मतलब एक तरह से फुल स्टॉप? जी, ताकि कोई रसूखदार व्यक्ति कानूनी दांव पेच में फंसाकर जमीन को दोबारा न हड़प सके। ठीक है। अब एक और जरूरी सवाल, मान लीजिए किसी पर कर्ज है, तो क्या कोई अदालत उसकी जमीन नीलाम करने का आदेश दे सकती है? धारा 47 इसी बारे में है शायद। हाँ, धारा 47 इस पर साफ रोक लगाती है। सामान्य तौर पर न्यायालय किसी रैयत की जोत की बिक्री का आदेश नहीं दे सकता। किसी भी कर्ज के लिए नहीं? नहीं, इसके सिर्फ 2 ही अपवाद हैं। पहला, अगर लगान का बकाया वसूल ना हो। और दूसरा, किसी सरकारी बैंक या समिति का लोन चुकाने के लिए जिसके लिए जमीन को बाकायदा बंधक रखा गया था। लेकिन यहाँ भी वो समुदाय वाली शर्त लागू होती होगी। बिल्कुल, अगर रैयत आदिवासी है तो इन मामलों में भी नीलामी होने पर उसकी जमीन को सिर्फ कोई दूसरा आदिवासी ही खरीद सकता है। सिद्धांत वही है, जमीन समुदाय से बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ गया। अब आते हैं उस जमीन पर जिसके नियम और भी ज्यादा कड़े हैं। भूइनहरी भूधृति, ये क्या है और धारा 48 इसके बारे में क्या कहती है? भूइनहरी जमीनें वो ऐतिहासिक जमीनें हैं जिन्हें इस इलाके के मूल संस्थापकों ने जंगल साफ करके खेती लायक बनाया था। अच्छा, हम्म। मतलब जो सबसे पहले आकर बसे थे उनकी जमीनें? जी, इसलिए इन जमीनों पर उनके वंशजों का अधिकार सबसे पवित्र माना जाता है और इनके ट्रांसफर के नियम बहुत ही ज्यादा कड़े हैं। क्या नियम है? धारा 48 के अनुसार इनका ट्रांसफर सिर्फ पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार और सिर्फ किसी आदिवासी को ही किया जा सकता है और इसमें भी डीसी की अनुमति जरूरी है। और अदालत? क्या अदालत लगान वसूली के लिए भी भूइंगरी जमीन की बिक्री का आदेश दे सकती है? बिल्कुल नहीं। धारा 48 क इस पर एक पूर्ण विराम लगाती है। वो साफ कहती है कि न्यायालय किसी भी परिस्थिति में भूयंगरी भूधृति की बिक्री का आदेश पारित नहीं कर सकता। लगान वसूली के लिए भी नहीं? नहीं, ऐसे मामले में पहले काश्तकार की खड़ी फसल या उसकी कोई और चल संपत्ति बेचने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जमीन पर हाथ नहीं लगाया जा सकता। ये एक तरह की एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है। इन सब प्रतिबंधों को देखकर फिर से वही सवाल मन में आता है, अगर सरकार को स्कूल बनाना हो या कोई फैक्ट्री लगानी हो तो क्या ये कानून विकास की राह में एक दीवार की तरह खड़ा है? ये एक बहुत व्यवहारिक सवाल है और कानून ने इसके लिए एक रास्ता बनाया है, एक सेफ्टी वॉल्व। धारा 49 इसी के बारे में है। क्या रास्ता है? इसके तहत राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से कोई रैयत या भूईहार अपनी जमीन को किसी जायज सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ट्रांसफर कर सकता है, जैसे कि खनन या उद्योग? हाँ, या कोई और ऐसा काम जिससे बड़े पैमाने पर लोगों का भला हो। मतलब व्यक्तिगत लाभ के लिए ट्रांसफर पर रोक है, लेकिन सार्वजनिक हित के लिए रास्ता खुला है, पर सरकार की निगरानी में। ठीक है। और क्या भूस्वामी भी किसी काम के लिए रैयत से जमीन वापस ले सकता है? धारा 50 शायद इसी बारे में है। हाँ, ये संभव है, लेकिन वजहें बहुत सीमित हैं, जैसे कोई धार्मिक काम, शैक्षणिक संस्थान, सिंचाई या खनन। और इसकी प्रक्रिया क्या है? भूस्वामी को डीसी के पास आवेदन करना होता है और अगर डीसी को कारण जायज लगता है तो वो अधिकरण का आदेश दे सकते हैं। लेकिन रैयत को इसका मुआवजा तो मिलता होगा? हाँ, बिल्कुल। भूस्वामी को रैयत को उस जमीन का बाजार मूल्य तो देना ही होगा, साथ में उस मूल्य पर 20% अतिरिक्त मुआवजा भी देना होगा। और यहाँ भी कोई सुरक्षा है? जी, अगर जमीन पर कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान जैसी कोई पवित्र जगह है तो उसका अधिकरण किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता।